हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी मेंस, बीपीएससी मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि आप जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक यूनिट से क्या समझते हैं और भारत सरकार ने इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको जो है किसी संस्था का जो है वो डेफिनेशन या कोई फेमस कोट जो है देना होगा, उससे जो है इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो यूएनएफपीए जो है उसके अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, ये वो एक्टिव वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से 64 साल के भीतर जो कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है देश के आर्थिक विकास में। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये जो है नेशन का फ्यूचर चेंज कर सकता है अगर इफेक्टिवली इसको यूज किया जाए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एट प्रेजेंट 62% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 साल के वर्किंग रेंज में है और ये फिगर जो है 65% हो जाएगा कब 2035 में। लेकिन दोस्तों केवल एक्टिव पॉपुलेशन से काम नहीं चलेगा, वो पॉपुलेशन जो है पूरा स्किल होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, तभी जाके जो है देश को फायदा होगा। उसके बाद जो है मैंने एक इंडिया का मैप बना दिया है, क्योंकि झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी में जो पॉपुलेशन है ये बहुत यंग है, बाकी इधर जो है मॉडरेट में है, और जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, तो वहां पे लो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। फिर मैंने यहां पे लिखा भी है कि एक्सेप्ट सदर्न स्टेट जो है इंडिया होल्ड्स गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल। अब देखिए इसमें पोटेंशियल मतलब क्या फायदा होगा अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो प्रॉपर स्किल्ड है और शिक्षित है। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे आप एक डायग्राम ऐसा फ्लोचार्ट टाइप से बना सकते हैं। जो स्किल्ड एजुकेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा तो जो काम है वो प्रोडक्टिव होगा, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में जो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी बढ़ा है, और जब काम अच्छा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, तो इससे जो है इनकम में वृद्धि होगी, और इनकम बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो गरीबी घटेगी, भुखमरी घटेगी, और ये सर्कल जो है फिर चलेगा। ठीक है। और जो स्किल एंड एजुकेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको ये कैसे अच्छा हो सकता है, एजुकेशन अच्छा करने से, हेल्थ अच्छा करने से और स्किल अच्छा करने से। अच्छे से इसको देखिए और समझिए, और ये इंटर रिलेटेड है। उसके बाद मैंने थोड़ा 2-3 लाइन इसके बारे में लिख दिया है कि अबव डायग्राम से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्किल्ड और एजुकेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा तो ये फाइनली जो है गरीबी और भुखमरी को घटाएगा, और जो देश है उसको डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे ले जाएगा। दोस्तों केवल जनसांख्यिकी लाभांश यूजफुल नहीं है, उसको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, प्रॉपर स्किल देना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों बेनिफिट होगा। कहते हैं ना केवल पॉपुलेशन का फायदा नहीं है, जनसंख्या का, यंग पॉपुलेशन का फायदा नहीं है, जब तक कि वो प्रॉपर एजुकेटेड ना हो, प्रॉपर स्किल ना हो, उनका हेल्थ अच्छा ना हो। अब चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस यानी कि प्रॉब्लम्स है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। तो लो स्किल्ड वर्कफोर्स, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो भारत में एट प्रेजेंट 5 से 10% जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड है, उनको जो है प्रॉपर तरीके का जो है कुछ ट्रेनिंग प्राप्त है, जबकि चाइना में ये 40 से 45% है, जर्मनी में 35 से 40%, ब्राजील में 20 से 25%, साउथ कोरिया में 45 से 50%। 90% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनके पास किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सभी के पास नहीं, मैक्सिमम के पास जो है सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो इंडिया में 1991 में जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो रिफॉर्म हुआ था एलपीजी का, तो वो जो है अर्बन एरिया को यानी कि शहरों को ज्यादा बेनिफिट किया। इसके चलते लोग जो है बड़ी संख्या में जो है गांव से शहर जाने लगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि गांव का विकास नहीं हुआ, गांव के जो युवा है उनका विकास नहीं हो पाया। और ये तो एक ऐसी मतलब समस्या है ना जो कि हर प्रॉब्लम इसके चलते है। जो इंडिया और भारत का अंतर है, इंडिया बोलने का मतलब कि अर्बन एरिया, और भारत बोलने का मतलब जो है ग्रामीण एरिया।
अब देखिए जो भारत का विकास है ये भी एक मतलब जो है ना पहेली पैराडॉक्सिकल है। देखिए नॉर्मल विकास कैसे होता है कि पहले जो है एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर है तो उससे इंडस्ट्री होता है और तब जाके जो है सर्विस सेक्टर होता है। लेकिन जो ये आपका 1991 में रिफॉर्म हुआ तो आपको पता ही है कि इंडिया में इंडस्ट्री खोलने के लिए जो है बहुत टाइप के लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। हालांकि अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब इंडिया का रैंकिंग खराब होने लगा तो भारत ने जो है इसको काफी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन नुकसान तो पहले हो चुका है ना। तो 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स हुए तो सीधे प्राइमरी से किधर शिफ्टिंग हुआ, टर्शरी के लिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए उतना ज्यादा लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। जो आपका जो आईटी रेवोल्यूशन आया उसमें आपने देखा ही, और जो आईटी है, आईटी सेक्टर हुआ या जो सर्विस सेक्टर है उसमें आपको हायर क्वालिफिकेशन चाहिए जॉब के लिए। तो इस वजह से जो है बेरोजगारी काफी रही और जो है स्किल लेबर फोर्स नहीं हो पाया। तो एक तो आपका जो है इंडिया भारत को जो गैप रहा वो, और दूसरा जो है इंडिया का जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो ये अजीब टाइप का चीज है कि नॉर्मली होता है प्राइमरी से सेकेंडरी उसके बाद टर्शरी, लेकिन इंडिया में क्या हुआ सीधे प्राइमरी से टर्शरी। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, जो स्वास्थ्य की सुविधा है, आप जानते ही हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी ना बात बनेगी। तो 75 साल के बाद भी जो है इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पे कितना है, जीडीपी का मात्र 1.6%। और अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है उसने बताया है कि जो एडल्ट हैं उनमें बहुत हाई परसेंटेज जो है मेन विमेन दोनों में डायबिटीज है, बीपी है, साथ ही साथ अनीमिया भी है। और कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते जो है भारत ने जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे स्किल हो, चाहे पॉवर्टी को घटाने में हो, जो भी मतलब गेन किया था वो जो है वो रिवर्स हो गया। और इसके चलते फर्दर जो चैलेंजेस हैं वो और कॉम्प्लिकेट हो गए। तो ये जो है हमने पहले चैलेंजेस बता दिया क्या क्या है इसमें। आपका पहला जो है लो स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया, दूसरा जो है 90% वर्कफोर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तीसरा जो है इंडिया और भारत का जो डिफरेंस है, और चौथा जो है पैराडॉक्सिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, और जो स्वास्थ्य के जो लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। और प्रॉब्लम को और किसने बढ़ा दिया, कोविड-19 ने और लॉकडाउन ने। अब चलिए हम देखते हैं कि भारत सरकार और आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो कदम है ना, ये कदम आप अगर क्वेश्चन आपका पूछेगा इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, तो वहां भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने एसडीजी को अचीव करने के लिए क्या कदम उठाए हैं तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमने डाला है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा में क्या कदम उठाया गया है, नई शिक्षा नीति लाई गई है। अभी तक जो शिक्षा थी वो रॉट लर्निंग थी, उसमें रट्टा मार सिस्टम चलता था, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस नहीं था, और आपका जो है डिजिटल जो एजुकेशन वो भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल किया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, साथ ही साथ 6 क्लास से जो है कोडिंग को बताया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन लोन आरबीआई के साइड से बढ़ाया गया है, और एजुकेशन लोन को कहाँ रखा गया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। साथ ही साथ आप ये जानते होंगे कि जो एससी, एसटी और बीसी है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट नंबर 2 है आपका हेल्थ, जो कि एसडीजी नंबर 3 है। आप जानते हैं कि जो भारत सरकार है वे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चला रही है, आयुष्मान भारत, जिसमें 50 करोड़ लोग कवर होते हैं और इनको 5 लाख प्रति वर्ष जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 47 में दिया गया है कि जो भारत सरकार है ये अपने नागरिकों का जो है हेल्थ का, न्यूट्रिशन का ख्याल रखेगी। तो फ्री मेडिसिन और कंसल्टेशन मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। साथ ही साथ सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्टार्ट किया है, और फ्री कोविड वैक्सीन भी जो है सरकारी हॉस्पिटल पे दी जा रही है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग है, ये पॉइंट नंबर 3 है। एमएसएमई सेक्टर को रीडिफाइन किया गया है, जिसमें कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोग जो है वो काम करते हैं। पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग का अलग था और सर्विसेज का अलग था, प्लस लिमिट भी कम था, उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ स्टिमुलस पैकेज भी दिया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू। स्किल इन्हेंसमेंट के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गांव में जो है दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना, संकल्प योजना चल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए अलग रोशनी स्कीम चल रही है। फिर जो है
एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है ये गठन तो पहले ही किया जा चुका है स्किल को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप जो है वो कोविड संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोविड के चलते भारत ने जो भी सामाजिक आर्थिक लाभ गेन किए थे वो सब रिवर्स होने लगा है। तो भारत सरकार आरबीआई ने मिलकर क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, ये जो बजट आया है उसमें काफी चर्चा में रहा। बारबेल स्ट्रेटजी कि पहले जो है खुद को बचाव करो, हेज करो। चूंकि जो है भारत ने जो लाइफ है उसको अर्थव्यवस्था से पहले प्राथमिकता दी, इसलिए पहले लॉकडाउन लगाया गया और फिर धीरे धीरे करके जो है लॉकडाउन को खोला गया। तो इसको क्या बोलते हैं, बारबेल स्ट्रेटजी। उसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज आया 1, 2 और 3। पहला जो पैकेज था 20 लाख करोड़ का था और फिर आरबीआई के साथ मिलकर जो टोटल खर्च अभी तक हो गया है वो 30 लाख करोड़ से ऊपर है। इसमें प्राथमिकता जो है वल्नरेबल सेक्शन को दी गई, जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है। आपको पीएम मत्स्य योजना के अंदर जो है 20,000 करोड़ दिया गया। जो ऋण सुविधा है किसानों की वो बढ़ाई गई। उसके बाद पीएम किसान के अंतर्गत सभी किसानों को जो है 2,000 रुपए दिए गए और साथ ही साथ जो है 10,000 एफपीओ खोले गए। उसके बाद केसीसी में भी कुछ इन्हेंसमेंट हुआ है। एमएसएमई सेक्टर को जो है स्टिमुलस पैकेज दिया गया। मेड इन इंडिया फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया गया, वोकल फॉर लोकल किया गया। आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रुपए दिए गए। साथ ही साथ 6 स्टेट जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स मतलब आते हैं इंडिया में, उन 6 स्टेट्स के लिए जो है 50,000 करोड़ का जो है पैकेज दिया गया ताकि उनको फूड सिक्योरिटी मिले और लाइवलीहुड मिले। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका जो कवरेज पहले 67% था उसको बढ़ा के 80% कर दिया गया। उसके बाद एक असीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया और एक नई स्कीम चालू की गई, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। किस लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और आरबीआई ने जो है ये रेपो रेट को कम रखा, किस लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और 10,000 करोड़ जो है एलटीआरओ के अंदर प्रोवाइड किया। नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास देखती है उसको 30,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए। और आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि जो एनपीए का टाइम पीरियड है, चूंकि काम धंधा चल ही नहीं रहा तो उसको बढ़ा दिया जाए। और जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ कोविड को देखते हुए कंटीजेंसी प्लान को लॉन्च किया गया और जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको जीएसटी से बाहर रखा गया। तो ये सब कदम उठाए हैं गवर्नमेंट और आरबीआई ने कोविड को देखते हुए। क्या क्या है कि पहले तो भारत सरकार ने जो है बारबेल स्ट्रेटजी अपनाई कि क्या वर्स्ट आउटकम हो सकता है। तो लोगों की जान जा सकती थी कोविड फैलने की वजह से, तो इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर इसको खोला गया और बाकी काम जो है अलग अलग सेक्टर में किया गया। और इंडिया ने जो है लाइफ बिफोर इकोनॉमी रखा, जबकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया था ट्रम्प के दौरान। और इस वजह से अमेरिका में काफी लोगों की जान गई थी। वहां पे लॉकडाउन स्टार्टिंग फेज में नहीं लगा था, वहां पे बिजनेस को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने अपनाया बारबेल स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया। वल्नरेबल सेक्शन को अभी तक 3 बार दिया जा चुका है और आरबीआई का पैकेज और आत्मनिर्भर पैकेज मिला के टोटल 30 लाख करोड़ हो गए। ठीक है, फर्स्ट ही में 20 लाख करोड़ था, फिर उसको बढ़ा के अभी 30 लाख करोड़ हो गया, जिसमें फोकस जो है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर पे, एमएसएमई सेक्टर पे और आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ाने पे दिया गया। फिर 6 राज्य जहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स हैं वहां के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना चलाया गया 50,000 करोड़ का, ताकि उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके और फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसमें पहले केवल 67% लोग आते थे उसको बढ़ा के 80% किया गया। असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। उसके साथ ही आपको जो है पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ये किया गया। और आरबीआई ने क्या कदम उठाए, रेपो रेट को कम रखा ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हो। एलटीआरओ के अंदर 10,000 करोड़ जो है प्रोवाइड किए, नाबार्ड को 30,000 करोड़ प्रोवाइड किए गए और बैंक्स को बोला गया कि जो एनपीए पीरियड है, जैसे आप लोन जो लेता है अगर वो 30 दिन में जो है रीपेमेंट नहीं करता, इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो उसका जो अकाउंट एनपीए होने लगता है। तो उसका टाइम पीरियड, क्योंकि बिजनेस नहीं ना चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, इकोनॉमी ठप हुई थी, तो उसको बढ़ाया गया। और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को जो है वो भी सस्पेंड कर दिया गया कि अभी ये लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि आप कंटीजेंसी कोविड लोन प्रोवाइड कीजिए कम दर पे।
उसके बाद साइंस टेक को बढ़ावा देने के लिए ड्राफ्ट आया है 5th साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी 2020, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, साथ ही साथ जेंडर इक्विटी करना है, जो लोग साइंस रिसर्च पीएचडी कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना है। उसके बाद ऐसी जो संस्थाएं हैं जो कि साइंस रिसर्च में है, हायर इंस्टीट्यूशंस, उनको प्रमोट करना है और भी कुछ नई संस्थाओं को डेवलप करना है। तो ये सब काम किया गया है। और R&D पे काफी साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, लेकिन हमारा 0.6 0.7 पर अटक जाता है, तो उसको बढ़ा के 2% करना है। अटल इनोवेशन मिशन तो पहले से चल रहा है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है, मतलब पावर की समस्या, भारत में 20% लोगों के पास अभी भी बिजली नहीं है, रोड की समस्या है, बहुत जगह जो है रेलवे नहीं पहुंचा है, तो ये सब के चलते काफी प्रॉब्लम आती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के जो प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार जो है वो 2019 से 25 के बीच में कौन सा स्कीम चला रही है, NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें 111 लाख करोड़ खर्च होंगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये सब जो है समावेशी विकास का बात है, या भारत सरकार क्या कदम उठाई है, वहां भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। वीडियो पॉज करके जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। अब वे फॉरवर्ड, आगे की राह क्या है कि जो अपनी शिक्षा नीति है उसको साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ लिंक कीजिए, ताकि जो हमारा शिक्षा है ना वो फ्रूटफुल हो। अभी क्या है, बस रट्टा मार पढ़ाई चलता है। कोई 10th, जैसे जापान में क्या है, 10th मतलब जैसे मान लीजिए कि वहां पे अगर मैट्रिकुलेशन भी किए हैं ना, तो आपको इतना वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप कुछ ना कुछ काम धंधा कर सकते हैं। इंटर में भी वही हिसाब किताब, उधर वैसा मतलब चलता है, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब जो शिक्षा है उसको जो है अपग्रेड किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में। हालांकि कोविड के आने के चलते बहुत सारे राज्य जो है इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मतलब एक चैलेंज है। लेकिन वही है कि जो शिक्षा है इस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर कोई 10-12 के बाद पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर रहा है तो वो कुछ अपना काम धंधा कर सके। तो लिंकिंग होनी चाहिए शिक्षा नीति की किसके साथ, STI पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कि 1964 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि शिक्षा पे कम से कम 6% खर्च होने चाहिए, लेकिन आज आजादी के 75 साल के बाद भी जो खर्च है वो 4% के आसपास ही है। तो इसको बढ़ा के 6% करना है, क्योंकि जो शिक्षा है वो जागरूकता लाती है, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य है उस पर खर्च कितना हो रहा है, 1.6 1.7, जबकि 2017 पॉलिसी में ही बोला गया था कि कितना खर्च करना है, 2.5%। तो जब तक शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। एक बहुत अच्छी बात यह है कि कल जो बजट आया है, ठीक है, 2022-23 का, उसमें यह बोला गया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो पूंजी व्यय है, उसको पिछले साल था 5.5 लाख करोड़, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7.5 लाख करोड़, जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली जो है भारत सरकार किस पे ज्यादा खर्च करती थी, राजस्व व्यय पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, जिसमें कि सैलरी हुआ, पेमेंट हुआ, पेंशन हुआ, सब्सिडी हुआ, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ करता था दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ ये देखने में आया है कि बहुत से लोगों के पास जो है वो एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड है, उसको भरने की जरूरत है। डिजिटल लिटरेसी जो है वो भी नहीं है, उसको भरने की जरूरत है। और ये कैसे हो सकता है, जब भारत सरकार गूगल के साथ, ठीक है, फेसबुक के साथ, जियो के साथ, एयरटेल के साथ मिलके जो है सस्ता और बेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल निकालेगी, जैसे जियो ने निकाला था, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है वो दूर हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अब कैसी हो रही है, वो डिजिटल इकोनॉमी बन रही है। 20% जो जीडीपी है वो डिजिटल हो चुका है, और लॉकडाउन के बाद तो आप देख ही सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड में जो है डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ा है। तो ये अकेले भारत सरकार नहीं कर सकती है। गूगल, जियो, एयरटेल, फेसबुक, जो कि मतलब जाइंट्स हैं, मतलब डिजिटल क्षेत्र के, उसके साथ टाई अप करके सरकार को एंड्रॉयड फोन भी मुहैया कराना चाहिए। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ानी चाहिए। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से मतलब ऐसे सेक्टर नहीं, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे जो है नेटवर्क नहीं आता है, तो वहां पे ड्रोन की मदद ली जानी चाहिए। वहां पे ड्रोन
सेटअप करना चाहिए, जो या सैटेलाइट के थ्रू भी जो है डिजिटल जो है प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप जान ही चुके हैं कि 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है तभी काम करती है जब इसको प्रॉफिट होता है। तो सरकार को इसको फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे इंडस्ट्री के जरूरत के हिसाब से। और ये सब कोई काम का नहीं है अगर सुशासन, गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं हो। करप्शन घटना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, लोगों को जो है सिटीजन चार्टर के थ्रू प्रॉपर जानकारी दी जानी चाहिए। और सेकंड एआरसी में जो जो बातें कही गई हैं गुड गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर के रिगार्डिंग, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेसी जब साथ देंगे तभी भारत में जो है चीजें होंगी दोस्तों। तो लास्ट में जो है मतलब वे फॉरवर्ड में हमने ये सब पॉइंट लिखा कि एजुकेशन पॉलिसी, एसटीआई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कंबाइन कीजिए, एजुकेशन और हेल्थ पे जो है जीडीपी का एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। उसके बाद जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी जो है उसको इंप्रूव कीजिए। उसके लिए आप गूगल, जियो, एयरटेल, फेसबुक के साथ टाई अप कीजिए। सरकार कर भी रही है, ऐसा नहीं है। $10 बिलियन का जो है वो डील की है गूगल के साथ। ऐसे ही जो है बाकी चीज भी चल रही है, गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। साथ ही साथ जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो बढ़ावा दिया जाए स्किल ट्रेनिंग के लिए। और गुड गवर्नेंस जो है ये नीड ऑफ द आवर है। लास्ट में कंक्लूजन अच्छे नोट पे करिए। आप जानते हैं कि जो भारत है वो 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। साथ ही साथ ये जो है 2030 तक इसको जो है एसडीजी गोल्स को जो है अचीव करना है। ठीक है, तो ये टारगेट्स तभी अचीव हो सकते हैं जब जनसांख्यिकी लाभांश को स्ट्रेंथेंड और इंपावर किया जाए। इसके साथ ही साथ केवल डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्ट्रेंथन करने से काम नहीं चलेगा। आपको स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए, नेताओं का जो है इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, जो ब्यूरोक्रेसी है ठीक है उसके डिटर्मिनेशन को बढ़ाना होगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना होगा। और स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक वो लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं होंगी तब तक जो है इंडिया समावेशी विकास नहीं कर सकता है और ये जो टारगेट है उनको अचीव नहीं कर सकता है। तो इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप दूसरे आंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास पूछता है, या फिर जो एसडीजी गोल्स के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ है उसमें भी आप ये सब पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा। हम लोग जो है 3 तारीख से अपना टेस्ट सीरीज और जो बैच है स्टार्ट करने वाले हैं। पहले जो है आपको मेंस का 2-2 क्वेश्चन करवाया जाएगा और बाद में जो है लास्ट के टोटल जो है 7 वीक का है। तो स्टार्टिंग के 4 वीक में जो है आपको इकोनॉमिक्स साइंस टेक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, बाद के 2 हफ्ते में आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टार्टिंग के 4 हफ्ते में इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और आपका पबएड, और बाद के 2 हफ्ते में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और लास्ट वीक में जो है वो टेस्ट कराए जाएंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से जब आप आंसर लिखेंगे तब जाके जो है आपको 40 में 28 या 30 नंबर मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।